मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, क्लास BA सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों का विषय चल रहा है राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति। इसके कारणों का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। अब आपको इसके प्रमुख जननायकों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले कुछ जो कि आपके पिछले टॉपिक से महत्वपूर्ण है। प्रमुख जननायक कौन कौन थे जिन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक जन जागृति को जागृत करने में सहयोग दिया। सबसे पहला नाम अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ। 1902 में इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद चौमू ठाकुर देवी सिंह का शिक्षक उन्हें नियुक्त किया गया। 1907 में इन्होंने अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए किया जाने लगा। 1908 में उन्होंने इस संस्था को जयपुर स्थानांतरित किया और इसके अलावा जैन वर्धन पाठशाला के नाम से एक स्कूल भी शुरू कर दिया। जैन वर्धन पाठशाला प्रत्यक्ष रूप में धार्मिक विद्यालय, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र था। इस विद्यालय में न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और धीरे धीरे यह स्कूल यानी कि जैन वर्धन पाठशाला राजस्थान में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। क्रांतिकारियों के पास धन नहीं था, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी के पास धन आगमन का कोई स्रोत नहीं था। परिवार से भी कोई बहुत ज़्यादा धन प्राप्त नहीं था। अतः इन्होंने मुगल सराय में रहने वाले एक धनी महंत की हत्या कर धन प्राप्त करने की योजना बनाई। स्कूल के छात्रों का एक दल विष्णु दत्त की अगुवाई में बनारस पहुंचा और 20 मार्च 1913 को उस महंत और उसके नौकर की हत्या कर दी, लेकिन धन के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हत्याकांड में सम्मिलित सभी क्रांतिकारी छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में एक छात्र मोतीचंद को मृत्युदंड और विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। सबूत नहीं थे, इसीलिए अर्जुन लाल सेठी बच गए। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर दिल्ली में चांदनी चौक पर बम फेंका गया। कड़ी सुरक्षा के मध्य किसी बड़े अधिकारी पर बम फेंकना असामान्य घटना थी और ये माना जाता रहा कि यह कार्य रासबिहारी बोस का था, लेकिन राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारहट ने बुर्का पहनकर यह बम फेंका था। इस घटना के लिए 13 लोगों को जिम्मेदार माना गया, उन्हें पकड़ा गया। इनमें राजस्थान के बालमुकुंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त थे, लेकिन सरकारी गवाह अमीचंद ने यह बताया कि यह बम कांड या इसकी जो योजना बनी वो अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी। अतः अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रखा गया। बाद में 5 दिसंबर 1914 को जयपुर नरेश के आदेश पर उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई। क्योंकि अर्जुन लाल सेठी जयपुर के चहेते थे, इसीलिए जयपुर में उपद्रव ना उठे, इसीलिए सेठी को वेल्लोर यानी मद्रास की जेल में रखा गया। यहाँ जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर सेठी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इसीलिए उन्हें जेल के पास बने एक मकान में नज़रबंद बनाकर रख दिया गया। 1920 ईस्वी में जब राजनीतिक बंदियों को क्षमादान दिया गया तो सेठी को भी रिहा कर दिया गया और कुछ वर्षों के बाद सेठी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 1930-31 तक वे अजमेर में कांग्रेस संगठन के सर्वेसर्वा बने रहे, लेकिन बाद में नीति संबंधी मतभेद कांग्रेस से होने लगे और तो वे कांग्रेस से अलग हो गए। इस समय तक उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, आय का कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने दरगाह ख्वाजा चिश्ती में मुसलमान बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाकर जीवन यापन किया और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। दरगाह के लोगों ने उन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया। सेठी ने राजस्थान में ऐसे समय में राजनीतिक जनजागृति शुरू की जब लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने और लिखने का अधिकार नहीं था। इसके पश्चात दूसरे हैं केसरी सिंह बारहट। इनका जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा यानी भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा जागीर में देवपुरा नामक स्थान पर हुआ।
युवावस्था में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले गए और 1899 ईस्वी में वे जोधपुर और उसके पश्चात कोटा आ गए। यही उनका श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस और अन्य क्रांतिकारियों से उन्होंने इस संबंध में ही संपर्क किया और इसके बाद इन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों का एक दल संगठित किया जिसमें डॉक्टर गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण और हीरालाल लहरी जैसे सदस्य भी थे। केसरी सिंह का मत था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए बंगाल में कार्यरत गुप्त समितियों के समान राजस्थान में भी गुप्त समितियों का संगठन किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के संगठनों के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः डकैती और हत्या के द्वारा धन प्राप्त करने की योजना बनाई गई। जोधपुर के एक धनिक व्यक्ति प्यारेलाल साधु को बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने केसरी सिंह का मित्र रामकरण कोटा ले आया और 25 जून 1912 को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस हत्याकांड के संबंध में किसी क्रांतिकारी को न पकड़ सकी, लेकिन पुलिस ने रामकरण द्वारा केसरी सिंह को गुप्त भाषा में लिखा गया एक पत्र पकड़ लिया और इस पत्र के आधार पर केसरी सिंह, हीरालाल लहरी, रामकरण और हीरालाल जालौरी को गिरफ्तार करके उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। केसरी सिंह, हीरालाल लहरी और रामकरण को 20-20 वर्ष और हीरालाल जालौरी को 7 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात है प्रताप सिंह बारहट। केसरी सिंह के ही पुत्र थे, क्रांतिकारी थे। प्रताप सिंह ने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिनॉल्ड क्रेडॉक की हत्या की योजना बनाई, लेकिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पर क्रेडॉक नहीं पहुंचा तो उसकी हत्या नहीं हो सकी। लेकिन पुलिस को इसका सुराग मिल गया और प्रताप सिंह के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इसीलिए प्रताप सिंह हैदराबाद यानी सिंध की ओर चले गए। वहाँ एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद वह राजस्थान वापस आए। जोधपुर के निकट आसनाड़ा रेलवे स्टेशन पर उसी के मित्र यानी कि स्टेशन मास्टर ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें ब्रिटिश सरकार से पकड़वा दिया। प्रताप सिंह बारहट को 5 वर्ष की जेल हुई। उन्हें मेरठ जेल में रखा गया। वहाँ पर उन्हें घोर यंत्रणाएं दी गईं, जिसकी वजह से उनकी जेल में मृत्यु हो गई। केसरी सिंह बारहट को हजारीबाग की जेल में रखा गया था, बाद में कोटा जेल में रखा गया। केसरी सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट दोनों का नाम बहुत श्रद्धांजलि के साथ लिया जाता है। इसके अलावा है राव गोपाल सिंह। अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे। इनके सहयोगी कृष्णा सूती मिल के सेठ दामोदर दास राठी क्रांतिकारियों को यथासंभव आर्थिक सहायता देते रहते थे। राव गोपाल सिंह का मुख्य काम क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना था और उन्हें इस काम में विजय सिंह पथिक भी सहयोग देते रहते थे। राव गोपाल सिंह का बंगाल के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और राजस्थान के केसरी सिंह के साथ भी गुप्त संपर्क बना हुआ था। कोटा के साधु हत्याकांड के दौरान सरकार को राव गोपाल सिंह की गतिविधियों पर शंका उत्पन्न हो गई। राजस्थान में ब्रिटिश एजीजी ने गोपाल सिंह राव को चेतावनी दी कि वे क्रांतिकारियों से दूर रहें, लेकिन गोपाल सिंह राव पर ब्रिटिश सरकार की चेतावनी का कोई प्रभाव न पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासबिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह भी इस योजना से संबंधित थे। योजनानुसार मुल्तान, लाहौर और मेरठ की सेनाएं रासबिहारी बोस का साथ देने वाली थीं और राव गोपाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर और बीकानेर से सेनाएं अजमेर पर आक्रमण करेंगी, ऐसी योजना बनी। लेकिन क्रांतिकारियों के एक सहयोगी मणिलाल ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी। योजना विफल हो गई। 26 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वे 24 घंटों में खरवा छोड़ दें और टाड़गढ़ पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर 36 घंटे के अंदर अपने आने की सूचना तहसीलदार को दें। उन्हें यह आदेश दिया गया कि टाड़गढ़ निवास के दौरान तहसीलदार की पूर्व अनुमति के बिना वे किसी भी व्यक्ति से न तो मिलें न उनका पत्र व्यवहार किया जाए। जो भी होगा वो तहसीलदार के माध्यम से होगा। उन्हें प्रतिदिन तहसीलदार के समक्ष अपनी हाजिरी लगानी पड़ती थी। इस आदेश के अनुसार गोपाल सिंह को टाड़गढ़ जाकर रहना पड़ा। 10 जुलाई 1915 को
गोपाल सिंह ताड़गढ़ से भाग निकले और अगस्त 1915 में सलामबाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। राव ने पुलिस का डटकर सामना किया, लेकिन अंत में इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि सरकार उन्हें राजनीतिक अभियुक्त मानेगी। इसके बाद उन पर अभियोग चलाया गया। उन्हें 2 वर्ष की साधारण जेल की सजा देकर शाहजहांपुर यानी बिहार की जेल में भेज दिया गया। सरकार ने उनकी जागीर खरबा छीन ली, लेकिन राव स्वतंत्रता के अनन्य प्रेमी थे और राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपना सर नहीं झुकाया था। राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक प्रयास जो राजस्थान में हुए उनके बारे में। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के स्वाधीनता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे राजस्थान पर भी बढ़ने लगा और 1887 में अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के कुछ छात्रों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार अजमेर का प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित हुआ और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गोपीनाथ माथुर और कृष्णलाल ने किया। इसी समय राजस्थान में पत्रकारिता भी शुरू हुई। उदयपुर से प्रथम पाक्षिक सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इन पत्रों का ध्येय राजस्थानी जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना था। हालांकि 2 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इन पत्रों को बंद करा दिया और इनके संपादक बख्शी लक्ष्मणदास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 1889 में ही अजमेर से ही मुंशी समर्थ दास ने राजस्थान समाचार नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसने अजमेर को पत्रकारिता का केंद्र बना दिया। राजस्थानी जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा और इस तरह से हालांकि रियासतों के राजाओं ने इस पर अवरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंग भंग को लेकर बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसे राजस्थान में भी महत्व मिला। राजस्थान में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। इसका प्रारंभ राजस्थान में बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ और डूंगरपुर से हुआ। सिरोही में संप समाज की स्थापना की। स्वामी गोविंदगिरी के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। नागरिकों को मद्यपान छोड़ने और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। संप सभा की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार सतर्क हो उठी और उसने 1908 ईस्वी में संप समाज संस्था को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सभी राजाओं को आदेश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को कुचलें। अतः राजाओं ने अपने राज्यों में आदेश जारी कर किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना अथवा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ना या रखना, किसी भी सार्वजनिक सभा में बिना अनुमति के उपस्थित होना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। आर्य समाज के साहित्य को भी जब्त करने के आदेश दिए गए, यानी कि दमनकारी नीति जो थी वो स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ लागू की गई और इस तरह स्वदेशी आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया। इसके पश्चात राजस्थान सेवा संघ ने भी प्रयास किए। 1919 ईस्वी में अर्जुनलाल सेठी, केसी सिंह बारहट और विजय सिंह पथिक तीनों को सामान्य क्षमादान के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद ये तीनों महात्मा गांधी से मिले और उनकी सलाह से वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया और इस सभा का प्रमुख कार्य था जनता के कष्टों का निवारण करना, शासकों और जमींदारों के न्यायोचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों और प्रजाजनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। धीरे धीरे इसकी शाखाएं बूंदी, जयपुर, जोधपुर, कोटा में स्थापित की गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौलिया और बेंगू के किसान आंदोलनों का पथ प्रदर्शन किया। बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस दमन का पर्दाफाश किया। राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया और इसके माध्यम से राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की। बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इस पत्र के संपादक थे विजय सिंह पथिक और प्रकाशक थे रामनारायण चौधरी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र को बंद करा दिया। तो बाद में तरुण राजस्थान के नाम से दूसरा समाचार पत्र निकाला
जो कि राजस्थान की जनता में लोकप्रिय हो गया। अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारहट भी इसके लिए लेख लिखते थे। जमनालाल बजाज ने इस समाचार पत्र के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी। हरिभाई किंकर और कन्हैयालाल कलयंत्री ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से यह समाचार पत्र राजस्थान की जनता के विचारों का प्रतिनिधि बन गया। बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में राजस्थान सेवा संघ जो था वो भंग कर दिया गया। राजस्थान मध्य भारत सभा अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रमुख नेता देसी रियासतों में हस्तक्षेप करने और न करने पर विचार कर रहे थे। अतः देसी रियासतों के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 1919 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान आपसी बातचीत के द्वारा अपनी एक अलग संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। इन लोगों में सीकर के जमनालाल बजाज, जबलपुर के सेठ गोविंद दास, ग्वालियर के गणेश शंकर विद्यार्थी और अजमेर के चाँदकरण शारदा, जयपुर के स्वामी नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट प्रमुख थे। इस नई संस्था का नाम रखा गया राजस्थान मध्य भारत सभा। इसका प्रथम अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था रियासतों की जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से परिचित करवाकर उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना। इसका प्रधान कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया और इसकी मुख्य गतिविधियां थीं सेवा समितियों की स्थापना, विभिन्न स्थानों पर सभाएं आयोजित करना, प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना, शासकों के अन्याय के विरुद्ध छेड़े जाने वाले संघर्षों में सहयोग देना, अछूत जातियों के उत्थान के लिए प्रयास करना तथा स्थानीय जागीरदारों के दमनकारी कार्यों के विरुद्ध कृषक आंदोलन का आयोजन और संचालन करना। 5 वर्ष तक इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। खेतड़ी आंदोलन, सिरोही और बूंदी की भीलों की समस्या, पीसा गांव, विसाऊ और बिजोलिया के किसान आंदोलनों में समर्थन दिया। आगे चलकर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की यह अग्रज बन गई। इस तरह से राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति का उदय हुआ। धन्यवाद।